हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस स्टडी में। मैं रोहित कुमार आज जो है आपके लिए हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। जैसे आप सभी को पता है यूपी का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हमें क्या करना है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या, और ये प्रैक्टिस सेट हमारा वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चनों पर होगी। जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्णमाला से बनते हैं उन्हीं क्वेश्चन पर आधारित हमारा ये सेट रहेगा। जैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक का होगा तो कौन सा आ जाएगा भाई, नाक और मुंह। क्या हो जाएगा हमारा, नाक और मुंह में आ जाएंगे हमारे अनुनासिक। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इनमें से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, तो हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, अमानक वर्णों का। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, वैसे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि किसका उच्चारण स्थान कंठ है। मतलब वो वर्ण आपको ढूंढना है जिसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा हो, कंठ से हो रहा हो। जानेंगे तय बोलेंगे, तय तय कंठ से आवाज आती है, नहीं, दंत का होता है। ग है ना, ग हो जाएगा, कै खे ग, पूरा कैवर कंठिया होता है, तो उसके अंदर आने वाले व्यंजन भी आ जाएंगे, कंठे हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। पै देखेंगे, पे हमारा ओष्ठी है, चय नहीं होता, ठीक है, तो क्या कौन सा हो जाएगा, ग हमारा हो जाएगा, जो कंठ से आता है। कै वर्ग का जो भी व्यंजन आएगा वही किस में चला जाएगा, कंठ में चला जाएगा, क्योंकि कै वर्ग का पूरे का वर्ग क्या होता है भाई, कंठे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। लय किस प्रकार की ध्वनि है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे पार्श्विक प्रकार की ध्वनि है। कौन सी है, पार्श्विक। जो हमारा लय है वो किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं 5वें क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि किसके बिना कोई व्यंजन, देखो क्या कह रहा है, किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले क्लास में पढ़ा रखा है कि किसके बिना, व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या भाई, स्वर के बिना नहीं किया जा सकता, तो पहले ऑप्शन में दे रखा है। व्यंजन का उच्चारण हम लिख तो सकते हैं, लेकिन उनका अगर हमें उच्चारण करना होगा तो बगैर स्वर की सहायता से नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, किस किस का कहा भाई, तालव्य, महाप्राण और घोष का। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, जिसमें तालव्य भी हो, जो महाप्राण भी हो, जो घोष व्यंजन भी हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई, बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हमारा, झ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, झ। ठीक है, ये होगा, झ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, झ झंडे, जो महाप्राण भी हो, झ। ठीक है, च छ झ, झ में ज्यादा आवाज, मुख से वायु बाहर निकलती है, इसलिए महाप्राण भी होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका 6 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक का, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है। कंठ्य, जिसका उच्चारण क्या हो, कंठ से होता हो, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि कंठ्य अल्प प्राण, कंठ्य भी हो और अल्प प्राण भी हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो थ कंठ्य नहीं होता, क्योंकि ये थ नहीं आता है ना, कै वर्ग में नहीं आता। फिर ध भी नहीं होगा, फ ओष्ठ में आ जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अंग है, लास्ट वाला हो जाएगा आपका। ये लास्ट में आता है अणाखल्ली, जो लास्ट में आता है पंचमाक्षर में, कै वर्ग के ही। तो ये क्या है, कंठ्य भी है और अल्प प्राण भी है, क्योंकि पहली 2 रो, जब मैंने इस पर व्यंजन पढ़ाया था उसमें बताया था, पहली 2 रो क्या है हमारी, अघोष होती है और बाद की सघोष होती है। या हमारे क्या है कि लास्ट वाली क्या आती है, अल्प प्राण में चली जाती है, पहली अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, तो अल्प प्राण में लास्ट में चला जाता है हमारा डी। ठीक है, तो याद रखिए, तो क्या आ जाएगा, अंग हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि किस शब्द में री के ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। किस शब्द में री के ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, आपको ये देखना है। तो री का ऋषि, री के ऋषि की मात्रा क्या लगती है, नीचे कटोरी की तरह लगती है, इस प्रकार से। तो ऐसी मात्रा आपको कहां दिख रही है, ये दिख रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, वृष्टि हो जाएगा। वृष्टि में हमारा किसका है, री के ऋषि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि
किस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है? किस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है, उसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त स्वर में नहीं लगती है, किसमें लगेगी? मूल स्वर में भी नहीं लगती है, किसमें लगेगी भाई? गुरु स्वर में। किसमें लगेगी? गुरु स्वर में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुरु स्वर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि घ ग ड ट थ है ना, इनमें से कितने अघोष हैं? ठीक है भाई, इनमें से क्या है हमारे कितने अघोष हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अघोष की बात करेंगे तो पहले दो रो मैंने आपको बताया अघोष होती है, तो कै च पहले वर्ग में कै च आएगा। फिर चलिए कौन कौन सा आ जाएगा भाई? हमारी कितनी संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें दो होगी। ठीक है, एक तो हो जाएगा ठ और एक हो जाएगा त। ठीक है, इनकी संख्या दो हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म मतलब जिसमें से मुख से वायु बाहर निकलते जब उच्चारण करते हैं। ठीक है, तो आपका हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें से हमारा हो जाएगा बी, स, क्योंकि हमारे ऊष्म व्यंजन में तीनों स और है ये आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है? ठीक है भाई, कौन सा है? इसमें क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना भी तो मैंने एक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा। क्या रहा है कि ए के उच्चारण में खल्य स्थान है और खल्य स्थान की सहायता ली जाती है, इस रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ फिट बैठता है उसको भरना है। ठीक है, बस ये देखना है कि ए का उच्चारण स्थान क्या है हमारा। ए कहां से? कंठ से आता है और तालु, तो क्या आ जाएगा हमारा? कंठ और तालु। तो पहले खाने में कंठ आएगा, दूसरे में तालु आएगा। कंठ और तालु की सहायता से ली जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक का? इसका जो उच्चारण है किस किस की सहायता ली जाएगी? कंठ और तालु की सहायता ली जाएगी। एम, कोई दिक्कत है? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि इससे मिलकर कौन सा शब्द बनने वाला है? ठीक है, इससे मिलकर कौन सा शब्द मिलेगा? ये आपके वर्ण विक्षेपण करके रखा हुआ है, तोड़ के रखा हुआ है। इसको जोड़कर क्या बनेगा? देखो, द में ए जुड़ेगा तो पूरा द बन जाएगा, क और स जुड़ेगा तो अक्षय बनेगा, और ए जुड़ते ही पूरा अक्षय बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? दक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दक्ष बन जाएगा। पहला ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है? वर्ण विक्षेपण मैंने करा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष किया गया था? मानकीकरण किस वर्ष किया गया था ये आपको याद रखना है। तो आप याद रखें क्या आया था? 1967 में। 1967 में। ठीक है, 1967 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, ओष्ठ्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए, ठीक है, और घोष भी होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक का? बात करते ध्यान देंगे। जैसे मैं बोलूं भय, भय भय ओष्ठ्य होता है ना, पै फै बै बै है ना, ओष्ठ्य तो होता है। फिर बात करा कि अल्प प्राण होना चाहिए, भय महाप्राण हो जाता है, तो बै भय, तो बै हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, बै लग सकता है हमारा। उसके बाद कह रहा है कि घोष, घोष भी होना चाहिए, तो पै फै बै तो घोष में भी चला जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक। ठीक है भाई, उसके बाद करते हैं 16 तक हो गए हमारे। अब बात करते हैं 17। क्या कह रहा है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है भाई? हमारी 31 है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की बात कर रहा है, ध्यान देंगे। अघोष, ठीक है, ध्यान दो। डे आता है, टैट है डे है ना, टैट है डे में, तो किस में चला जाएगा? बाद के तीनों सघोष होते हैं, तो ये सघोष हो गया, तो ये तो अघोष होगा नहीं। फिर च छ जय, ये भी अघोष में चला गया, सघोष में चला गया, ये भी नहीं होगा। उसने अघोष पूछा है। ठीक है, फिर च, पहले दो अघोष होते हैं, तो च है, तो हमारा क्या हो जाएगा? च ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? च पहली दो रो में आता है वर्ग में। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कंठ्य। क्या कह रहा है कि 19वें क्वेश्चन में कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन, कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन, क्या है? कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन, कंठ्य महाप्राण, ठीक है, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है?
वो हमें देखना है। चलिए ध्यान देंगे, जो कंठ का भी हो, महाप्राण भी हो, ठीक है, और अघोष भी हो, तो वो देखना है हमें, घोष भी हो, ठीक है। कंठ से तो कै भी बोला जाता है, लेकिन क्या होता है, अल्प प्राण होता है, महाप्राण नहीं होता। ख महाप्राण होता है लेकिन कंठ से नहीं आता है, ठीक है। कै ख कंठ हो जाएगा, महाप्राण भी हो जाएगा, लेकिन अघोष नहीं होगा। कै ख क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, सघोष नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा। फिर अंग्य वाला अल्प प्राण में आ जाता है, हमें चाहिए महाप्राण, ये भी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है हमारा कंठे भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक का सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है। हेलो, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर का वर्ण उच्चारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य भी होना चाहिए और दीर्घ स्वर होना चाहिए। तो ध्यान, उ ओष्ठ बोला जाता है, औ भी ओष्ठ का होता है, री का ऋषि, मूर्धन्य का होता है, ए ऐ, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कंठ तालव्य और दीर्घ स्वर भी अपने आप में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इनमें से किस शब्द में री के ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया, ऋतु में री का ऋषि नहीं होता, क्रिया में री का ऋषि नहीं है, वर्षा में री का ऋषि नहीं है, यहाँ रेप रूप है, यहाँ पदेन रूप है, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये इसमें री का ऋषि नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसा कर कहीं रह लगा हो तो पदेन रूप है, और ऊपर लगा हो तो रेप रूप है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे कहीं रह आपको दिख रहा है वो रह नहीं होता, वो हमारा क्या होता है भाई, वो हमारा मात्र क्या होता है, री का ऋषि होता है, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत यहां तक का, एक सेकंड रुकेंगे भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 22। क्या कह रहा है कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण कौन सा है। क्या भाई, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, हमें वो देखना है, ठीक है। इसमें कौन सा हो, जो ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो, ओष्ठ भी हो, अल्प प्राण भी हो और घोष व्यंजन भी हो, ठीक है, हमें तो उसमें देखना है। तो हमारा कौन सा बैठ जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देंगे, है, पैप है, घोष नहीं है, अघोष है, ये तो खत्म हो जाएगा। बै, पैप है, बै, घोष तो है, ओष्ठ भी है, ठीक है, और हमारा अल्प प्राण भी है, ठीक है। ओष्ठ है, लेकिन हमारा क्या पैप है, अल्प, वो हमारा अघोष है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। वह हमारा नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बै हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बै। फिर कह रहा है कि देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के रूप में अनुस्वार का प्रयोग सुझाव इनमें से किसने दिया था। मतलब पंचमाक्षर को हटाओ और अनुस्वार का प्रयोग करो, इसका सुझाव किसने दिया था। तो आपको याद रखना है, वो थे श्याम सुंदर दास। कौन थे भाई, श्याम सुंदर दास ने, इन्होंने कहा था कि पंचमाक्षर को हटाओ, आप उसके रूप में किसका प्रयोग करो, अनुस्वार का प्रयोग करो, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। दंत मतलब जो दंत की सहायता से बोले जाते हैं। ध्यान देंगे, गै में दंत का कोई काम नहीं है, पै में ओष्ठ आता है, तय होता है हमारा दंत्य, चय नहीं होगा, तो वो आ जाएगा तय हो जाएगा दंत्य। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या कह रहा है कि मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। जो मूर्धन्य भी है और हर्ष है, ठीक है, आपको देखना है तो कौन सा आ जाएगा। ध्यान देंगे, री का ऋषि, स्वर की बात करें तो री का ऋषि स्वर है, उच्चारण स्थान मूर्धन्य ही होता है, और हमारा हर्ष स्वर भी है, ठीक है, क्योंकि कम से कम समय ले जाता है, ये हर्ष स्वर नहीं है, ठीक है। हर्ष स्वर ये तो है, लेकिन क्या है, मूर्धन्य का उच्चारण स्थान नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा री का ऋषि हो जाएगा 25 का। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक है, आपकी समझ में यहां तक आया है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ग जय छ च में तालव्य महाप्राण घोष कौन सा है। तालव्य जो ताल को लगाते हुए चलता है, उसके बारे में बात हमको करनी है, ठीक है। कह रहा है कि तालव्य में, तालव्य को जो बिठाते हुए चला, और कौन सा होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, महाप्राण हमारा होना चाहिए 26 वाला। तो ध्यान देंगे,
एक तो महाप्राण होना चाहिए, एक तालब है। तालब में आता है च छ ज झ, है ना, ये आता है। तो क्या आएगा, च छ। च और छ दोनों अल्पप्राण है, च और छ दोनों अल्पप्राण है, महाप्राण है नहीं। ठीक है, महाप्राण होना चाहिए। च छ ज, जय क्या हो जाएगा हमारा, च छ, तालव्य च और छ, ये अल्पप्राण हो गया, महाप्राण हो गया। और घोष भी होना चाहिए, तो घोष भी होना चाहिए, तो हमारा क्या चला जाएगा, जय, है ना, च छ जय झ, है ना, तो जय आ जाएगा, जय, ये घोष भी होगा। ठीक है, लेकिन च छ जय जय महाप्राण नहीं होगा, महाप्राण नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें शून्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इनमें कौन सा तालव्य महाप्राण घोष नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें महाप्राण है, अब महाप्राण है तो वो घोष नहीं है, वो अघोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हम कह रहा है कि निम्न में से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता है, किस से शब्द का आरंभ नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया था, याद रखना है कौन कौन से भाई। एक तो हमारा आता है ये बिंदी वाला ढ और एक बिंदी वाला ढ, ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते, ये शब्द के शुरू में नहीं आते, शब्द के शुरू में नहीं आते। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं, शुरू में, ये शुरू में नहीं आते। ठीक है भाई, नहीं होते, कभी भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता है, ध्यान देना। तो कौन सा है इसमें, बी आ जाएगा। ठीक है, ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, ये हम बोले हैं आरंभ। क्या बोल रहे हैं भाई, आरंभ, आरंभ में नहीं आते, कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कह रहे कि इनमें से तालव्य व्यंजन का उच्चारण कौन सा है, तालव्य वर्ण का उच्चारण कौन सा है जिसमें ताल लगती है। बताता पूरा च वर्ग तालव्य होता है, तो च वर्ग ढूंढ दो, कहाँ रहा, च छ जय झ, ये हो जाएगा हमारा च छ जय झ, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात करेंगे छ, ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, इसका भाई छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा बेटा, है छ किस में आता है, तालव्य में, किस में आता है, तालव्य में, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए फिर क्या कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जब किसी व्यंजन का स्वर का हम उच्चारण करते हैं, अगर उसमें मुख, नाक मुख की हो जाए, नाक से वायु बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं उसको, अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र ल ग, इनमें से कौन सा है, ल है। कौन सा है भाई, ल है, तो अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा ल, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक का। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, 32 क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, एक सेकंड रुकेंगे भाई, आवाज में थोड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए भाई, आवाज ठीक आ रही होगी बेटा, देखो क्या कह रहा है, अब तो ठीक आ रही। कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जीव के भाग के आधार के अंतर्गत नहीं आएगा। वो बताना है कि कौन सा इसमें पार्ट है जो जीव के आधार पर नहीं होता है। तो हमारा कौन सा है, देखो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चस्वर और विवर्त स्वर। ध्यान देंगे, अग्रस्वर भी जीव का हिस्सा होता है, मध्य स्वर भी और पश्चस्वर भी, तो हमारा क्या आ जाएगा, विवर्त स्वर। ठीक है, ये हमारे जीव का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट बात है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो आपको देखना कि संयुक्त स्वर कौन सा है। संयुक्त स्वर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऊ हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर। कोई दिक्कत है यहाँ तक का, होनी भी नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 पे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, दंत्य नहीं है। देखो तय भी दंत्य होता है, तय ठ द भी और हमारा ल भी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दंत्य नहीं है। तीनों ये दंत्य है, ल भी हमारा दंत्य, मेरे जब बोलते हैं ना ल, तो हमारी जीभ ऊपर के दांतों से थोड़ा हाथ टकराती है, सपोर्ट करते हैं, तो ये भी दंत्य में ही आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं हमारा 35वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि च छ ज झ य, यानी कि अय्या वाला जो होता है अणा खाली, ये हम इसको बोलते हैं। ठीक है, का उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। देखो ये तालव्य व्यंजन है,
तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। मतलब उस स्थान की बात करेंगे तो तालव्य बन जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा? तालु। तालव्य नहीं है, इसमें क्या दे रखा है? तालु दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बात करते हैं इसमें, कह रहा है कि ट वर्ग का उच्चारण ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग, तो ट किसका होता है? ध्यान देंगे, हमारे जो ट है हम बोलते हैं ट, किसमें आता है भाई ट हमारा? देखो ट, ठ, ड, ढ किसमें आता है? तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। दांतों से पीछे का जो स्थान होता है उससे जीभ टकराती है, उसको मूर्धा बोलते हैं, तो उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धन्य, तो ट वर्ग का हो जाएगा। ठीक है, तो मूर्धन्य की ध्वनि है। फिर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ नहीं है? निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है वो बताना था, है ना। तो दीर्घ का मतलब दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, कौन सा नहीं है? आ अपने आप में एक दीर्घ स्वर है, ठीक है, ऐ भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऊ हो जाएगा। तो ऊ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऊ, यानी कि छोटे वाला ऊ है, ये हमारा दीर्घ स्वर नहीं होता है। फिर बात करते हैं इसमें, कह रहा है कि 38 क्वेश्चन में कह रहा है किस स्वर का उच्चारण स्थान दीर्घ स्वर से भी अधिक होता है? मतलब वो हमको स्वर बताना है जिसका उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक हो। ठीक है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा भाई? दीर्घ स्वर से भी अधिक किसमें होता है? इसमें होता है प्लूत स्वर में होता है। किसमें होता है? प्लूत स्वर में होता है। यहां तक क्या आपके समझ में आ गया होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 39 क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपको पता है स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श के व्यंजन में आपको पता है 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान ए और ऐ कंठ और तालव्य से होता है। किससे होता है भाई? कंठ और तालव्य से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको। कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। कह रहा है कि शब्दकोश में क और से कौन सा व्यंजन बनता है? स और क से अक्षय बनता है। श और क से कौन सा बनता है? अक्षय बनता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? देवनागरी लिपि की भाई मूर्धा भी होती है, कंठ भी होती है, दंतोष्ठ भी होती है, कौन सी नहीं है? ग्रीवा ध्वनि, यही हमारी देवनागरी की नहीं होती है। क्लियर है दोस्तों यहां तक का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस वर्ण का उच्चारण तालव्य में क्या आता है? च वाला वर्ग, च वर्ग पूरा च, छ, ज, झ, है ना। कितना आ जाएगा हमारा? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? झ दिख रहा है 43 में बी, तो क्या आ जाएगा आपका? झ। क्लियर है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्या कह रहा है कि जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, वे क्या है? ठीक है, जिनकी न तो ध्वनि स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है, तो हमारे क्या होते हैं भाई? अयोग वहां होते हैं। आगत स्वर भी आते हैं, व्यंजन भी आते हैं, अंतस्थ भी आते हैं, क्या हो जाएंगे? अयोग वहां। और अयोग वहां कौन होते हैं? इनकी संख्या 2 होती है, एक अंग होता है और एक हमारा होता है, ये वाला होता है। ठीक है भाई, एक अंग हो जाएगा, एक अनुस्वार और विसर्ग, है ना। इन्हीं को हम अनुस्वार बोलते हैं और विसर्ग बोलते हैं। तो जो हमारा पहले वाला है वो क्या है? हमारा अनुस्वार है, और दूसरे वाला हमारा विसर्ग है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। कह रहा है कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है स्वर तंत्र की। तो कितने भागों में बांटा गया है भाई? 2 भागों में बांटा गया है स्वर तंत्र के आधार पर। ठीक है भाई, कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। यहां तक का बताइए, यहां तक आपके क्वेश्चन क्लियर है? अगर यहां तक आपके क्वेश्चन क्लियर है तो मैंने 45 तक करा दिए हैं, तो कल की वीडियो में 45 से आगे के क्वेश्चन ले लूंगा, पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, यही प्रैक्टिस सेट चलेगा आपका, इसका सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 3rd चल जाएगा आपका, कल से इससे आगे कराऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनका भी भला जरूरी है करना। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस में यहाँ से वर्णमाला से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस वादा है आपसे, बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक का, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बस आज के लिए इतना है।